प्लेटफॉर्म पर आप सबका स्वागत है। हम लोग उच्चतम न्यायालय की शक्तियों एवं क्षेत्राधिकार के बारे में बात करेंगे। इसके पहले हम लोगों ने उच्चतम न्यायालय के संगठन के बारे में बात किया था कि उच्चतम न्यायालय का निर्माण कैसे होता है, इसका संगठन कैसे बनता है। तो उस पर हम लोगों ने बात किया था कि न्यायाधीशों की संख्या तो हमने बात किया था कि 2019 में संशोधन के द्वारा जो ये संख्या 30+1 थी, मतलब 30 न्यायाधीश और एक मुख्य न्यायाधीश 31 थी। 2019 के संशोधन के द्वारा इसकी संख्या बढ़ाकर 30+3+1 हो गया, अर्थात टोटल संख्या बढ़कर 34 हो गई। आपको पता है कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति, मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से करता है। वेतन की बात करें तो मुख्य न्यायाधीश को वेतन 2,80,000 रुपये दिया जाता है पर मंथ, और अन्य न्यायाधीश को 2,50,000 रुपये पर मंथ सैलरी दी जाती है। तो अब हम उनकी शक्तियां क्या हैं और सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार कहाँ तक इसका क्षेत्राधिकार विस्तारित है, इसके संबंध में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम सुप्रीम कोर्ट के मूल क्षेत्राधिकार की बात करेंगे। मूल क्षेत्राधिकार से तात्पर्य यह है कि सुप्रीम कोर्ट किन मामलों को सीधे सुन सकता है। तो जब मूल क्षेत्राधिकार की बात की जाती है तो इसमें ऐसे मामले आते हैं जो केंद्र और राज्य मतलब एक राज्य हो या कई राज्य हो। अगर ये पार्टी है, एक तरफ केंद्र है और दूसरी तरफ एक राज्य या एक से अधिक राज्य हैं, ऐसे मामले, इन पर सुप्रीम कोर्ट का मूल क्षेत्राधिकार होता है। तो पहले तरीके तो ऐसे मामले हो जाते हैं। दूसरे तरीके में दोनों पक्ष राज्य और राज्य के बीच का मामला हो या राज्यों और राज्यों के बीच का मामला हो, ऐसे मामलों में भी मूल क्षेत्राधिकार सुप्रीम कोर्ट का होता है। इसके अलावा एक चीज और आप देखेंगे, आर्टिकल 32 में भी मूल क्षेत्राधिकार सुप्रीम कोर्ट का होता है। लेकिन न्यायाधीश का जो क्षेत्राधिकार है, इसके अंतर्गत हम आर्टिकल 32 को रखते हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को मूल अधिकारों का संरक्षक कहा गया है। इसलिए यदि किसी व्यक्ति के मूल अधिकारों का हनन होता है, मूल अधिकारों को अतिक्रमित किया जाता है राज्य के द्वारा, तो उस व्यक्ति को आर्टिकल 32 के अंतर्गत यह अधिकार प्राप्त होता है कि वह सीधे सुप्रीम कोर्ट में अपने अधिकारों की पुनर्स्थापना के लिए मांग कर सकता है। और इसके अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट परमादेश रिट जारी करती है। उस रिट के द्वारा ही न्याय प्रदान करने का काम करती है, न्याय का आदेश देने का काम करती है, जिसमें परमादेश है, बंदी प्रत्यक्षीकरण है, उत्प्रेषण है, उत्प्रेक्षा है, ये जारी किए जाते हैं, रिटें जारी की जाती हैं। इन रिटों के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के अंतर्गत लोगों के मूल अधिकारों का संरक्षण करता है। अपीली क्षेत्राधिकार की बात की जाए तो अपीली क्षेत्राधिकार के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट में हम अपील कर सकते हैं। तो अपीली क्षेत्राधिकार में दीवानी, फौजदारी, इसके साथ साथ
संवैधानिक आदि सभी मामले आते हैं। इनकी अपील, दीवानी मामले ऐसे मामले जिनमें कुछ ऐसा विधिक प्रश्न निहित है जिसके बारे में कोर्ट का यह मानना है कि इसका निर्णय, हाई कोर्ट का, कि इसका निर्णय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किया जाना चाहिए, ऐसे दीवानी मामलों में हम अपील में जा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट के पास। दूसरा, फौजदारी, फौजदारी में ऐसे मामले जिनमें व्यक्ति को डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या अधीनस्थ कोर्ट के द्वारा सजा दी गई है और उसकी सजा को हाई कोर्ट द्वारा बदलकर मृत्यु दंड में परिवर्तित कर दिया गया है। यदि उसके दंड को मृत्यु दंड में परिवर्तित किया गया है तो उसको अधिकार प्राप्त हो जाता है कि वह सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकता है। तो एक स्थिति ये बनती है। दूसरा, ऐसे सभी मामले जिनमें दंडादेश मृत्यु दंडादेश है, मृत्यु दंडादेश है, ऐसे सभी मामलों में सुप्रीम कोर्ट में आप अपील कर सकते हैं। तो एक मामला बनता है जिसमें दंडादेश के नेचर को बदल दिया जाता है और उसे मृत्यु दंड में परिवर्तित कर दिया जाता है, तब आप अपील कर सकते हैं। जिसमें दंडादेश मृत्यु दंडादेश है तब आप सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं। और तीसरा, कि हाई कोर्ट का यह मानना है कि इसमें कुछ ऐसा संवैधानिक या विधिक विषय निहित है जिस पर निर्णय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिया जाना आवश्यक है, तो ऐसे मामलों में भी हम सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं। अब बात करें तो अगला जो क्षेत्राधिकार है वह है सलाहकार क्षेत्राधिकार। सलाहकार क्षेत्राधिकार में आपको पता है कि अनुच्छेद 143 के अंतर्गत यह कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट का यह कर्तव्य है कि वह, यदि राष्ट्रपति उससे सलाह मांगता है तो उसे राष्ट्रपति को सलाह देना पड़ेगा, परंतु ऐसी सलाह मानने के लिए राष्ट्रपति बाध्य नहीं होता है, या परामर्श है, सलाह है, या निर्णय या निर्देश नहीं होता है। इसलिए यह डिपेंड करता है राष्ट्रपति पर कि वह ऐसी सुप्रीम कोर्ट के ऐसी सलाह को स्वीकार करता है या अस्वीकार करता है। अभिलेखों का न्यायालय, तो आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट को अभिलेख न्यायालय भी कहा जाता है। अभिलेख न्यायालय से तात्पर्य यह है कि सुप्रीम कोर्ट जो भी आदेश देगा उसके द्वारा जो भी अभिलेख तैयार किए जाएंगे उन्हें भविष्य में साक्ष्य के तौर पर प्रस्तुत किया जा सकता है। दूसरे शब्दों में अगर हम कहें कि सुप्रीम कोर्ट का निर्णय, उसका अभिलेख उसके नीचे के सभी न्यायालयों में, चाहे वह हाई कोर्ट हो या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो या उसके अन्य अधीनस्थ न्यायालय हो, सभी पर उसी प्रकार लागू होता है जैसे कोई सामान्य कानून लागू होता है। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट को अभिलेख न्यायालय भी कहा जाता है। न्यायिक समीक्षा की शक्ति, न्यायिक समीक्षा की बात करें जिसे पुनर्विलोकन या पुनरावलोकन
की शक्ति भी कहा जा सकता है। साथ ही साथ आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट को यह अधिकार प्राप्त है कि वह जो भी संसद द्वारा विधि बनाई जाती है उन सभी विधियों की समीक्षा, उन सभी विधियों की समीक्षा सुप्रीम कोर्ट द्वारा की जा सकती है कि वह विधियां संविधान सम्मत हैं या नहीं हैं। अगर वह संविधान सम्मत नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट उन्हें असंवैधानिक घोषित कर सकती है या उस विधि के उस हिस्से को जो संविधान सम्मत नहीं है उस हद तक उसे समाप्त कर सकती है जिस हद तक वह संविधान सम्मत नहीं है। और इसमें आपको पता है कि एक बड़ा ही फेमस मुकदमा आया था, केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 1973 में एक मुकदमा आया था केशवानंद भारती का, और इसमें सुप्रीम कोर्ट द्वारा मूलभूत ढांचे के सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया और कहा गया कि जब संसद कोई भी विधि बनाएगी तो उसको मूलभूत ढांचे के सिद्धांत के आधार पर उसकी न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। इसके अलावा अगर हम अन्य शक्तियों की बात करें, अन्य शक्तियां या क्षेत्राधिकार जो सुप्रीम कोर्ट को प्राप्त हैं, तो उनमें सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण है पुनर्विलोकन की शक्ति। पुनर्विलोकन की शक्ति, और आपको पता है पुनर्विलोकन की शक्ति का तात्पर्य है कि सुप्रीम कोर्ट अपने द्वारा दिए गए निर्णयों की पुनः समीक्षा कर सकता है। अर्थात सुप्रीम कोर्ट एक कोई निर्णय देता है और बाद में उसे पता चलता है कि उसका वह निर्णय या वह उस पर फिर से विचार करना चाहता है, तो पुनर्विलोकन की शक्ति के अंतर्गत वह उस पर विचार कर सकता है। जैसे कि उदाहरण स्वरूप अगर आप देखें कि एक केस आया था गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967 में, इसके अंतर्गत कहा गया कि संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन की शक्ति प्राप्त नहीं है। यह सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन था गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य के मुकदमे में कि मौलिक अधिकारों में संशोधन की शक्ति संसद को प्राप्त नहीं है। मतलब अर्थात संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती है। लेकिन 1973 में केशवानंद भारती का मुकदमा आया। केशवानंद भारती 1973 में आया और सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही दिए निर्णय को फिर से बदल दिया और यह मूलभूत ढांचे के सिद्धांत को प्रतिपादित करते हुए कहा कि संसद को संविधान में कहीं भी संशोधन करने की शक्ति प्राप्त है, परंतु उसे ध्यान यह देना है कि मूलभूत ढांचे में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। यदि मूलभूत ढांचे में परिवर्तन नहीं होता है तो संसद संविधान में कहीं भी संशोधन
कर सकती है। तो यह पुनर्विलोकन की शक्ति है। इसके अलावा राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के निर्वाचन विवाद, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित कोई विवाद होता है तो भी सुप्रीम कोर्ट उसमें अंतिम निर्णय करता होता है। आप कह सकते हैं जिसका मूलभूत क्षेत्राधिकार वहां तक होता है कि इसके अलावा इस मुकदमे को कोई और नहीं सुन सकता। यह सुप्रीम कोर्ट का एब्सोल्यूट पावर है, वह उसे ही यह अधिकार प्राप्त है कि वह उस पर निर्णय दे सके। तो एक बार हम लोग फिर से देख लेते हैं। हम लोगों ने बात किया उच्चतम न्यायालय की, तो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या 31 थी। 2019 के संशोधन के द्वारा इसमें 3 जजों की संख्या बढ़ाई गई और वर्तमान समय में सुप्रीम कोर्ट में कुल न्यायाधीशों की संख्या 34 है। 33 अन्य न्यायाधीश, एक मुख्य न्यायाधीश। वेतन की बात करें तो 2,80,000 रुपए मुख्य न्यायाधीश का वेतन है, 2,50,000 रुपए अन्य न्यायाधीशों का वेतन है। कार्यकाल की अगर हम बात करें, कार्यकाल की बात करें तो आपको पता है 65 वर्ष। कार्यकाल में समय निर्धारित नहीं है कि वह 1 वर्ष होगा, 2 वर्ष होगा, 6 महीने होगा। कहा गया कि जब वह 65 वर्ष की आयु पूरा करेगा तो वह अपने पद से पदमुक्त, स्वतः पदमुक्त हो जाएगा या पदमुक्त मान लिया जाएगा। तो हम लोग मूल क्षेत्राधिकार की बात कर रहे थे। मूल क्षेत्राधिकार से तात्पर्य है कि जहां पर सुप्रीम कोर्ट सीधे हस्तक्षेप करता है या जहां पर जिन चीजों की मांग के लिए हम सीधे सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकते हैं। तो इसमें ऐसे मामले होते हैं जो केंद्र और राज्यों के मध्य विवाद हो, राज्य या राज्यों के मध्य विवाद हो, केंद्र या राज्यों के कई राज्यों के मध्य विवाद हो। तो ऐसे विवादों में मूल क्षेत्राधिकार सुप्रीम कोर्ट का होता है। न्यायाधीश का क्षेत्राधिकार, ये परमादेश, बंदी, प्रत्यक्षीकरण, उत्प्रेषण, उत्प्रेक्षा आदि रिटें हैं। ये इन रिटों के माध्यम से जब किसी व्यक्ति के मूल अधिकारों पर अतिक्रमण राज्य द्वारा किया जाता है तो सुप्रीम कोर्ट ऐसे रिटों द्वारा न्याय के लिए आदेश जारी करता है, क्योंकि उसे मौलिक अधिकारों का संरक्षक माना जाता है। और संविधान का आर्टिकल 32 कहता है कि अगर किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का अतिक्रमण किया जाता है राज्य के द्वारा तो उस व्यक्ति को आर्टिकल 32 के तहत यह अधिकार प्राप्त है कि वह सीधे सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है। हालांकि ऐसा ही कुछ अधिकार आर्टिकल 226 के अंतर्गत हाई कोर्ट को भी प्राप्त है और हाई कोर्ट भी इन्हीं रिटों को जारी करता है। अपीलीय क्षेत्राधिकार के अंदर अगर हम बात करें तो ऐसे मुकदमे जो दीवानी, फौजदारी या संवैधानिक मामलों से संबंधित है, इनकी अपील सुप्रीम कोर्ट में की जा सकती है। तो दीवानी मामले में अगर ऐसा कोई मामला है जिसमें हाई कोर्ट को ऐसा लगता है कि इसमें कुछ ऐसा विधिक या संवैधानिक प्रश्न निहित है, तत्व निहित है जिस पर निर्णय सुप्रीम कोर्ट को करना चाहिए, तो दीवानी मामले में भी अपील सुप्रीम कोर्ट में की जा सकती है। फौजदारी मामले में ऐसे मामले आते हैं जिनमें अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति को दंड दिया जाता है और बाद में हाई कोर्ट में अपील के द्वारा उसके दंड को परिवर्तित करके मृत्यु दंड में बदल दिया जाता है। तो ऐसे मुकदमों को भी फौजदारी मामले के अंतर्गत अपीलीय क्षेत्राधिकार सुप्रीम कोर्ट को प्राप्त हो जाता है। तीसरा, ऐसे मामले जिसमें दंडादेश मृत्यु दंडादेश है, तो इसमें भी सुप्रीम कोर्ट में सीधे अपील की जा सकती है। सलाहकार क्षेत्राधिकार की बात करें तो सलाहकार क्षेत्राधिकार के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट को राष्ट्रपति को सलाह देने का अधिकार है, लेकिन ऐसा सलाह राष्ट्रपति ऐसी सलाह को मानने के लिए बाध्य नहीं होता है। यह उसकी इच्छा पर निर्भर करता है कि वह ऐसे सलाह को, ऐसे परामर्श को स्वीकार करे अथवा अस्वीकार कर दे। अभिलेख न्यायालय, इसका मतलब यह है कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए संपूर्ण निर्णय, जजमेंट उस हाई कोर्ट और अन्य अधीनस्थ न्यायालयों में बाध्यकारी होता है और भविष्य में ऐसे अभिलेखों को साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है। न्यायिक समीक्षा की शक्ति की बात करें तो यह कहता है कि आर्टिकल 13 की बात करता है कि अगर कोई ऐसी विधि निर्मित की जाती है,
जो मौलिक अधिकारों का हनन करती है, या केशवानंद भारती बनाम स्टेट ऑफ केरला 1973 के मामले के अंतर्गत अगर कोई ऐसी विधि निर्मित की जाती है संसद द्वारा जो मूलभूत ढांचे में हस्तक्षेप करती है या परिवर्तन करने का प्रयास करती है, तो ऐसी सभी विधियों की न्यायिक समीक्षा सुप्रीम कोर्ट द्वारा की जा सकती है। और आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट संविधान का संरक्षक है, साथ ही वह संविधान का अंतिम व्याख्याता है। तो वह विधियों की समीक्षा करता है और निर्धारित करता है कि क्या ये विधियां संविधान सम्मत हैं अथवा नहीं। इसके अलावा अन्य शक्तियों के अंतर्गत देखें, पुनर्विलोकन की शक्ति या पुनर्विलोकन की शक्ति आर्टिकल 13 के अंतर्गत प्राप्त होती है। इसके अंतर्गत न्यायालय अपने ही दिए हुए निर्णय की समीक्षा बाद में कर सकता है और ऐसे निर्णयों को बदल सकता है। जैसा हम लोगों ने देखा कि गोलकनाथ के मुकदमे में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मौलिक अधिकारों में संसद संशोधन नहीं कर सकती है, लेकिन अब ये 1967 में आया और इसके 1973 में केशवानंद भारती के मुकदमे में सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही दिए निर्णय को पलटते हुए कहा कि संसद संविधान में कहीं भी संशोधन कर सकती है, यहां तक कि मौलिक अधिकारों में भी संशोधन कर सकती है, परंतु वह मूलभूत ढांचे को परिवर्तित नहीं कर सकती है। तो उम्मीद है कि आपको सुप्रीम कोर्ट समझ में आया होगा और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग हाई कोर्ट के संबंध में बातें करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।